दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में गिना जाता रहा है। लेकिन जो तस्वीर अब उभर रही है उसने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नींद उड़ा दी है। खबर ऐसी कि एयरपोर्ट से लेकर संसद तक, नौसेना मुख्यालय से लेकर टीवी स्टूडियो तक, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर भूमध्य सागर में हो क्या रहा है। कहा जा रहा है कि एक रूटीन पेट्रोलिंग को लेकर शुरू हुआ मामूली सा टकराव अब किसी बहुत बड़े भूचाल में बदलता नजर आ रहा है। कभी तुर्की अपनी मोर्चेबंदी को लेकर बयान दे रहा है, कभी भारत अपने स्टेटमेंट को लेकर चुप्पी साधे बैठा है। और इसी सन्नाटे के बीच अचानक नाटो की एक अलग ही हलचल पकड़ में आई है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस विवाद में इतने बड़े प्लेयर्स एक एक करके एंट्री मारेंगे। कुछ सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि भूमध्य सागर के आसमान में अब सिर्फ मछलियां और समुद्री जहाज ही नहीं तैर रहे, बल्कि खुफिया ड्रोन, स्पाई सैटेलाइट और सबमरीन तक एक्टिव मोड में है। कई देशों के रडार सिस्टम लगातार खामोशी से मॉनिटर कर रहे हैं। कोई खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ देखने के लिए हर कोई अपनी अपनी जगह से आंखें गड़ाए बैठा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि असल में किसकी तरफ कौन है। तुर्की बार बार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे नाटो का सपोर्ट हासिल है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुर्की दिखा रहा है। भारत की तरफ से अभी कोई ज़बानी बयान तो नहीं आया है, लेकिन उसके नेविगेशन पैटर्न में आए अचानक बदलाव को इंटरनेशनल मीडिया कुछ अलग ही तरीके से पढ़ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह सब वाकई में सिर्फ एक रूटीन पेट्रोलिंग की वेवल जैसे हुआ है, या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। क्या यह सिर्फ समुद्री रास्तों का विवाद है, या कोई दबा हुआ हिसाब अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे तनाव का पहला धमाका कौन करेगा। दोस्तों, अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा पकने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम वो जानकारियां सामने रखने जा रहे हैं जो अभी मेनस्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आई हैं। और सबसे जरूरी बात, अभी आप इस वक्त भारत के किस राज्य या किस शहर से देख रहे हैं, जल्दी से नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि इस खबर को जानने और फैलाने का हक सबसे पहले आप जैसी जागरूक जनता को ही है। अब फिर से ध्यान वापस वहीं ले चलते हैं, भूमध्य सागर की उस नीली सतह पर, जहां रात के वक्त पानी तो शांत दिख रहा था, लेकिन राडार स्क्रीन पर लाल बिंदु लगातार बढ़ रहे थे। कुछ जहाज अपनी स्पीड घटा रहे थे, कुछ धीमी गति से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे, जैसे अचानक किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा हो। कई मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह माहौल किसी तूफान से पहले की चुप्पी जैसा है। छोटे से विवाद के पीछे आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? किसे डर है और किसे भरोसा? कौन किसके साथ जाएगा? कौन अचानक पाला बदल सकता है? और अगर आने वाले घंटों में पहला वार होता है, तो उसका असर सिर्फ समुद्र तक रहेगा या फिर पूरी दुनिया तक जाएगा? इन सब सवालों के जवाब अभी कोई नहीं दे रहा। बहस हर चैनल पर हो रही है, लेकिन हर डिबेट वहीं जाकर अटक जा रही है। असल सच्चाई क्या है? और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुर्की तो खुद को तैयार बताता ही रहता है, लेकिन इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे समझने में बाकी देशों को भी समय लग रहा है। भारत ने बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसी चाल चलते चल पड़ा है जिसे देखकर कई विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया है, यह मुकाबला सिर्फ शब्दों से नहीं सुलझेगा। क्या यह सब एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? क्या वास्तव में नाटो इस विवाद में किसी के पक्ष में जाएगा, या फिर इतिहास दोहराया जाएगा और तुर्की फिर अकेला रह जाएगा? इन सवालों के जवाब खुलेंगे, लेकिन अभी नहीं। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे यह खबर सोशल मीडिया से होते हुए इंटरनेशनल न्यूज डेस्क तक पहुंची, माहौल और भी गंभीर हो गया। शुरू में ज्यादातर लोग इसे एक रूटीन पेट्रोलिंग टकराव समझकर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ ऐसे सिग्नल सामने आए जिनसे साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ गश्ती जहाजों का नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं उस अचानक बढ़ी हुई रेडियो साइलेंस की। तुर्की के कुछ बेड़े जो आमतौर पर लगातार लोकेशन अपडेट करते रहते थे, उन्होंने खुद को पूरी तरह साइलेंट कर लिया। न कोई ब्रॉडकास्ट, न कोई ट्रांसपोंडर सिग्नल, यहाँ तक कि रडार ट्रेसिंग भी एकदम स्लो हो गई। ये तब होता है जब कोई फ्लीट साधारण पेट्रोलिंग मोड से हटकर किसी ऑपरेशनल साइलेंस जोन में एंटर करता है। इधर भारत की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबको पहली बार एहसास हुआ कि यह मुकाबला शायद अब सिर्फ बयानबाजी पर खत्म नहीं होगा। भारत ने कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन समुद्री इलाकों में तैनात कुछ जहाजों के रूट अचानक अनजान कोऑर्डिनेट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। न कोई स्पष्टीकरण, न कोई चेतावनी, बस चुपचाप मूवमेंट। और यही वो पल था जब दुनिया को पहली बार लगा कि मामला बहुत गहरा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब नाटो कमांड की तरफ से एक इंटरनल हाई लेवल मीटिंग की खबर लीक हो गई। किसी ने बाहर आकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर साफ हुआ कि चर्चा का विषय जियोग्राफिकल टेंशन इन द मेडिटेरेनियन विद एन अनयूजुअल थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था। यानी मामला सीधा तुर्की बनाम भारत नहीं, बल्कि तुर्की बनाम अनएक्सपेक्टेड ओपोनेंट जैसा हो चुका था। अब यहीं से खेल और पेचीदा हो गया। तुर्की चाहता क्या था? वह यह माहौल बनाना चाहता था कि अगर भारत ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरा नाटो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि नाटो एकजुट होकर सिर्फ उन्हीं के लिए खड़ा होता है जो खुद को फंसवाते नहीं।
और तुर्की पिछले कुछ सालों में ऐसे कई बताहे फैसले ले चुका है जिसने नाटो के कई देशों को पहले ही उससे दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ देशों ने तो निजी तौर पर साफ कह दिया, यदि मसला सिर्फ रूटीन प्रोटोकॉल तक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर तुर्की को एक तरफा कदम उठाता है तो वह अकेला होगा। और यही बात तुर्की के भीतर बैठे कुछ अफसर भी भांप चुके थे, लेकिन ये सब अभी खुलकर नहीं कहा जा रहा था। बाहर से सब खामोश थे, अंदर से सब एक्टिव। कोई साफ साफ साथ नहीं दे रहा था, लेकिन कोई खुलकर खिलाफ भी नहीं जा रहा था। और इसी भ्रम के बीच अचानक वो घटना हुई जिसने पूरी सिचुएशन को नए लेवल पर पहुंचा दिया। रात के 2 बजे समुद्र में सन्नाटा, लेकिन राडार स्क्रीन पर एक हल्की सी विचलन नजर आई। कुछ ऐसा मूवमेंट जो ना पेट्रोलिंग जैसा था, ना रेस्क्यू जैसा, बल्कि प्री एम्प्टिव पोजिशनिंग जैसा लग रहा था। पहली बार यह विचार आया कि कहीं कोई देश चुपचाप किसी बड़ी चाल की तैयारी तो नहीं कर रहा, और यहीं से सस्पेंस बढ़ता चला गया। क्या यह भारत की चाल थी? क्या यह तुर्की का प्री एम्प्टिव शिफ्ट था, या फिर किसी तीसरे देश ने अप्रत्याशित रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस पूरे विवाद को पूरी तरह नई दिशा दे दी। दोस्तों, अब वही पल आ गया है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भूमध्य सागर की नीली लहरों के बीच वो सारा खेल सामने आ गया जिसे हर कोई बस अनुमान ही कर रहा था। नाटो की एंट्री, तुर्की की धमकियां, भारतीय नौसेना की रणनीति, सब अब एक स्पष्ट तस्वीर में उभरने लगी। सबसे पहले वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नाटो ने अपने बयान में साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तुर्की ने भले ही दावा किया था कि उसे समर्थन मिलेगा, लेकिन असलियत यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं गया। नाटो ने सिरे से तुर्की को अलग कर दिया और उसे दिखा दिया कि अकेले रहना कितना खतरनाक होता है, और यही मौका भारत ने बुनाया। भारतीय नौसेना ने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के तहत तुर्की के 4 मुख्य ठिकानों पर ऑपरेशन किया। केवल फायरिंग या धमकी नहीं, बल्कि सटीक नियंत्रण और रणनीति के तहत कंट्रोल कमांड सेंटर, सप्लाई रूट्स और सामरिक पिलर निशाना बनाए गए। तुर्की की सप्लाई लाइन पूरी तरह ठप, उनके जहाज और कंटेनर अब किसी दिशा में मूव नहीं कर पा रहे थे। भारत ने न केवल सैन्य बल दिखाया, बल्कि आर्थिक और सामरिक दबाव के माध्यम से तुर्की को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। तुर्की ने भले ही 10 शून्य सैनिकों की तैनाती की बात कही थी, लेकिन भारतीय नौसेना और एयरफोर्स के समानांतर सामरिक एक्शन ने उनके हर कदम को असफल बना दिया। पूरा भूमध्य सागर अब भारत के कंट्रोल में दिख रहा था। भारत ने न केवल अपने जहाजों की पोजीशन को सुरक्षित रखा, बल्कि तुर्की के हर मूवमेंट को पहले ही ट्रैक कर लिया। इस बीच इजराइल ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया। तकनीकी सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए भारत ने तुर्की की ड्रोन प्रणाली और स्टोरेज नेटवर्क पर सटीक निशाना लगाया। तुर्की के उन्नत ड्रोन और ऑटोमेटेड सिस्टम अब पूरी तरह बेकार साबित हुए। दुनिया देक्षा में 2002 पर जानकारी करे रही थी कि कैसे भारत की कूटनीति, साइंस और टेक्नोलॉजी का संगम किसी भी विरोधी ताकत को मात दे सकता है। तुर्की ने आखिरी बार अपनी सेना को पीछे हटाने का ऐलान किया और अपने 4 मुख्य ठिकानों की सुरक्षा छोड़ दी। यह वही पल था जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की सामरिक क्षमता को सराहा। केवल भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों ने भी खुलकर कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी ताकत और कूटनीति का ऐसा संगम दिखाया जिसे हर देश को नोट करना चाहिए। भूमध्य सागर में यह ऑपरेशन न केवल तुर्की की बेइज्जती साबित हुआ, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह संदेश गया कि भारत अकेले नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीति और टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। दोस्तों, यह वह समय है जब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि भारत ने केवल युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर स्तर पर विजय हासिल की। तुर्की की सप्लाई लाइन ठप, 4 ठिकाने कब्जे में, ड्रोन सिस्टम और जहाज बेकार, और नाटो ने उसे अकेला छोड़ दिया। यही है असली ताकत, यही है असली विजय। और अब मैं आपसे सीधे अपील करता हूं, अगर आप भी भारत की इस जीत को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस वक्त किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। यह आपके देशभक्ति और जागरूकता की पहचान है। दोस्तों, ये केवल खबर नहीं, ये इतिहास बन गया है। इतिहास जिसमें भारत ने अपनी सामरिक और कूटनीतिक शक्ति के माध्यम से हर विरोधी को अपनी जगह दिखा दी। और अगर आप इस विजय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जय हिंद कहने में संकोच मत कीजिए। आज का दिन याद रखिए, आज का दिन है जब भूमध्य सागर में भारत ने यह साबित कर दिया कि कभी भी किसी भी चुनौती में भारत अकेला नहीं हारता। जय हिंद।